मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी में हमने किसको स्टार्ट किया हुआ था? सेल टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। दोस्तों, इसकी हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर कौन सी है? 11। ठीक है साथियों, तो हम जो कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे थे साथियों, उस चर्चा को अपने आगे बढ़ाते हैं। और देखिएगा, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे केंद्रक के बारे में। साथियों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? केंद्रक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पास बात सामने निकल के आती है कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो साथियों, आपको बता देता हूं, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक्चुअली केंद्रक करता क्या है? केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक, प्रबंधक या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो केंद्रक होता है एक कौन सा कोशिकांग होता है? एकल, दोहरी या झिल्लीविहीन। तो मैंने आपको बताया था कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा कोशिकांग होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है साथियों, ये दो बातें अपन लिखते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं कि केंद्रक करता क्या है। यह कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे कोशिका का क्या क्या बताया था? नियंत्रक, मस्तिष्क व प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको दो चीजें यहां पर बताई, क्लियर की, कि यह कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक, मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रबंधक, सॉरी, किसको? केंद्रक के बारे में हम साथियों बात कर रहे हैं। इसके बारे में दूसरा पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग बताया? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जिसकी बाह्य झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं साथियों? राइबोसोम पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दो पॉइंट्स को हमने जाना। इसके बाद में आगे देखिए, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो कोशिका के प्रकार होते हैं साथियों, वो दो होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। कौन कौन से? एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। इन दोनों के बारे में अपन बात कर चुके हैं साथियों, तो इसको भी आप लिखेंगे। अगला पॉइंट्स बनाएंगे तीसरा। तो तीसरे पॉइंट्स में क्या लिखेंगे साथियों? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर
कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो साथियों हमने आपको बताया नंबर 1 पर प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है साथियों, इन दोनों के बारे में अपन पिछली क्लासों में बातें कर चुके हैं। तो साथियों केंद्र की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के हमने प्रकार जाने। कितने प्रकार होते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों जो अपना केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर पतली सूक्ष्म जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर सूक्ष्म जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। तो ये भी पूछ लिया जाता है क्रोमेटिन क्या होता है साथियों। तो क्रोमेटिन क्या होता है? केंद्रक के अंदर, किसके अंदर? केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म जालीनुमा संरचना क्रोमेटिन कहलाती है, जो क्या करती है साथियों? कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक द्रव्य होता है इसको अवशोषित कर लेती है। क्या? क्रोमेटिन। और किसका निर्माण करती है साथियों? क्रोमोसोम का निर्माण करती है। गुणसूत्र किसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम, यानी कि स्पष्ट संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया कि केंद्रक के अंदर सूक्ष्म जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहा जाता है। जो यानी कि क्रोमेटिन क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय केंद्रक द्रव्य को अवशोषित कर लेता है और एक स्पष्ट संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है। इसके बाद में साथियों गुणसूत्र की बात करें तो मानव में कि जो कोशिका होती है इसमें 23 जोड़ी यानी कि या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और साथियों अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो इसकी जो खोज का श्रेय जाता है, खोजकर्ता ये थे साथियों स्ट्रॉसबर्गर, और जो ये नाम दिया था ये दिया था वाल्डेयर ने। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन हम लिखते हैं बारी बारी से क्रमवाई। उसके बारे में साथियों हम देखेंगे गुणसूत्र के बारे में कि मेल में कौन कौन से होते हैं, फीमेल में कौन कौन से होते हैं। तो साथियों लिखिएगा पॉइंट डाल के। सबसे पहले यहाँ तक हो गया। इसके बाद में जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए वो आपको एज इट इज लिखने हैं और इम्पोर्टेंट लगाना है साथियों। हमेशा एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? केंद्रक के अंदर सूक्ष्म केंद्रक के अंदर सूक्ष्म धागेनुमा संरचना। क्या बताया साथियों? केंद्रक के अंदर सूक्ष्म धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय, क्या बताया साथियों? जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक द्रव्य को अवशोषित कर लेती है। केंद्रक द्रव्य को अवशोषित कर लेती है। ठीक है साथियों, तो हमने क्या जाना
कि केंद्रक के अंदर सूक्ष्म धागेनुमा संरचना पाई जाती है साथियों, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक द्रव्य को अवशोषित कर लेता है और एक स्पष्ट संरचना का निर्माण करता है, स्पष्ट संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्रोमोसोम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो क्या बताया, केंद्रक में सूक्ष्म धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। मानव में जो कोशिका होती है, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, यानी कि 23 जोड़ी। तो ये भी आप लिखेंगे साथियों, मानव कोशिका में मुख्यतः 46 गुणसूत्र अर्थात इसे 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। साथियों मैंने आपको अभी बताया था, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें गुणसूत्र की, तो इसके जो खोज का श्रेय जाता है खोजकर्ता, वो तो है स्ट्रॉसबर्गर। अभी मैंने आपको जैसा बताया था, कौन है, स्ट्रॉसबर्गर। लेकिन अगर इसकी बात करें नाम किसने दिया, तो साथियों नाम दिया था वाल्डेन ने। ये दोनों चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, खोजकर्ता और नाम किसने दिया। इसके बाद में साथियों हमारे पास बात निकल के सामने आई कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे किस तरह से होते हैं ये। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको कोशिका वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई हम इसमें जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। हम 10 क्लास अभी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास कौन सी चल रही है, 11। इसके बाद में कल क्लास और आएगी। इस तरह से हम 12 क्लास में किस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं साथियों, सेल को। ठीक है, तो अब देखेंगे मानव में गुणसूत्र। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मानव में गुणसूत्र। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, 46 यानी कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, और एक होते हैं साथियों अलिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। ये तो होते हैं 2 या 1 जोड़ी जिसको बोलें। ये होते हैं साथियों 44 यानी कि 22 जोड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंग में। अगर बात करें मेल की और फीमेल की, तो मेल में गुणसूत्र होते हैं XY साथियों, और फीमेल में अगर बात करें तो XX। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद में मेल और फीमेल का बना के देखते हैं किस तरह से। तो इधर देखिए साथियों, यहाँ पर लिखेंगे मेल और यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर तो होता है 44 + XY, हम बात कर रहे हैं मेल की। यहाँ पर होता है फीमेल यानी कि 44 + XX। ठीक है, ये 2 में टूटता है, तो ये बनता है 22 + X और दूसरा बनेगा 22 + Y। ठीक है साथियों, अगर इसकी बात करें तो सेम, इसमें 22 + X, लेकिन यहाँ पर भी 22 + X ही रहेगा साथियों। तो साथियों इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें तो 44 + XY है मेल में। फीमेल की जब अगर हम बात करें तो 44 + XX, यानी कि 22 + X और 22 + X दोनों।
ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो x है, लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों y दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं, अगर इसकी हम क्रिया 22 प्लस एक्स की 22 प्लस एक्स से कराते हैं तो क्या बनेगा साथियों 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी क्रिया इससे होती है तो भी क्या बनता है साथियों 44 प्लस एक्स एक्स। आप देख पा रहे होंगे भैया 22 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से अगर बात करें 22 प्लस वाई इसके जुड़ता है 22 प्लस एक्स से तो बनता है 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अगर सेम ये इससे जुड़ता है साथियों तो भी क्या बनता है 44 प्लस एक्स वाई। तो साथियों जब फीमेल का एक्स गुणसूत्र मेल के एक्स गुणसूत्र से जुड़ता है तो बनता है फीमेल यानी कि लड़की। अगर पिता का वाई और माता का एक्स तो बनता है बॉय यानी कि लड़के का जन्म होता है। तो साथियों इससे क्या डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, पिता, क्योंकि पिता के पास कौन सा गुणसूत्र होता है साथियों वाई, जिसके कारण लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो साथियों इसमें आपको नजर आ रहा होगा 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स यानी कि 50% तो चांस है किसके मेल के, 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई और 50% ही चांस होते हैं साथियों फीमेल के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद में कोशिका विभाजन के कल देखेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की क्लासेज पाने के लिए आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल OJ क्लासेज इसको सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, बाकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।